हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। हम लोग 8th क्लास का इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कर रहे थे। 8th क्लास का SCERT की किताबें हैं। हम लोग मतलब अंग्रेजी सरकार की स्थापना में हम लोग देख रहे थे। यूरोपियों के आगमन था जिसमें हम लोग पुर्तगालियों को पढ़ा था। उसके बाद हम लोग अभी जो पॉइंट देखेंगे वो हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले समझने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे ज़रूर समझ जाएं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहला जो कंपनी भारत में आया वो था पुर्तगाली, है ना। सबसे पहला जो कंपनी था वो पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली। उसके बाद जो भारत में आया वो था डच, है ना। और डच के बाद तीसरा जो कंपनी था वो था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये तीसरा यूरोपीय कंपनी है जो भारत में आया था। सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे, है ना, तो समझने में बड़ा आसान होता है कोई भी चीज़। देखिए 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक, है ना, उनका नाम था लिख लीजिए, सर फ्रांसिस ड्रेक नाम था, है ना, ड्रेक नाम था इनका। और सर फ्रांसिस ड्रेक को ही जब ये लूट रहे थे, ये लोग जहाज़ जब लूट रहे थे तो वहीं पर एक मानचित्र मिला और उसी मानचित्र में भारत के साथ, यानी कि भारत जाने का जो मार्ग था उसी में मतलब फिल्माया गया था, ठीक है। किसको मिला? तो 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक को यह जो है ना, यह जो नक्शा है उनको लूटे गए जो जहाज़ है उसी पर यह प्राप्त होता है। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि अगर भारत के साथ, पूर्व के साथ अगर व्यापार किया जाए तो जिसका व्यापार पे दबदबा होगा वह पूरी दुनिया पर एक छत्र राज स्थापित कर सकता है। तब इन लोगों ने, इस कंपनियों ने सरकार पे, ब्रिटेन की सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब इन सारे लोगों ने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उस समय ब्रिटेन की रानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, है ना, एलिजाबेथ प्रथम नाम था उनका। एलिजाबेथ प्रथम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तब उन्होंने एक समिति का गठन किया, है ना, उन्होंने एक समिति का गठन किया लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में, है ना, लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हो जाता है, 31 दिसंबर 1600 को। हालांकि प्रारंभ में एलिजाबेथ प्रथम ने इनको व्यापार करने की इजाज़त मात्र 15 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन इनके पुत्र जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल करके बढ़ा दिया। अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया गया, है ना। तब वहाँ पे आप देखेंगे कि सर्वप्रथम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार लोग थे। 217 साझेदार लोग थे यहाँ पे, 217 साझेदार लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार लोग थे। तब जेम्स प्रथम ने अपने व्यापार को और बढ़ाने चढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को और प्रगति और विकास देने के लिए उन्होंने मुगल बादशाहों के दरबार में अपना राजदूत भेजना शुरू कर दिया। इसलिए देखिएगा कि जेम्स प्रथम, यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ जो ब्रिटेन का जो राजदूत के रूप में सबसे पहले यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस पहुँचते हैं, है ना, कैप्टन हॉकिंस पहुँचते हैं। और यह समय है 1608 का, 1608 का है। इस समय कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में, और किसके राजदूत हैं?
तो जॉर्ज प्रथम के राजदूत बनकर के ये यहाँ पे जाते हैं, जॉर्ज प्रथम के राजदूत बनकर के जाते हैं। और उस समय मुगल बादशाह जो है वह जहांगीर होता है, इस समय जहांगीर, है ना, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का अंतिम युद्ध जो है 1601 में होता है, वो है असीरगढ़ का युद्ध, है ना, वो क्या है, असीरगढ़ का युद्ध होता है। और जब ये यहाँ पहुँचते हैं, कैप्टन जो हॉकिंस जो है यहाँ पे, हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं, तो ये जिस जहाज़ से जाते हैं ना, कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है आपसे कि कैप्टन हॉकिंस मुग़ल बादशाह के जब दरबार में गए थे तो किस जहाज़ से गए थे। तो जहाज़ का नाम था यहाँ पे हेक्टर, और एक और भी जहाज़ था इनके साथ, हेक्टर, और दूसरा जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन, है ना, रेड ड्रैगन जो पूछा जाता है आपसे, रेड ड्रैगन जहाज़ था, समझे, हेक्टर और रेड ड्रैगन जहाज़ था। अगर देखा जाए तो हॉकिंस को फारसी का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, है ना, फारसी के बारे में ये बहुत विशेष तरीके से, विशेष रूप से जानते थे, इनको फारसी का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। इसलिए जहांगीर ने प्रभावित होकर के 400 मनसद दिया, 400 मनसद दिया किसको, कैप्टन हॉकिंस को, और खान की उपाधि से भी नवाजा, है ना, खान की उपाधि से इनको नवाजा, किनको, तो कैप्टन हॉकिंस को, है ना, कैप्टन हॉकिंस जो थे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस मुग़ल बादशाह उस समय जहांगीर है, और जहांगीर के दरबार में ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में वहाँ पे जाते हैं मुलाकात करने के लिए। और वो समय रहता है 1608 का, है ना, 1608 का बहुत बार पूछा गया है। और ये जेम्स प्रथम के राजदूत बन के जाते हैं, और पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये यात्री भी हैं, ये भी याद रखना ज़रूरी है। कैप्टन हॉकिंस यह पहला, है ना, पहला ईस्ट इंडिया, यानी कि अंग्रेजी क्या होते हैं, अंग्रेजी यात्री हो जाते हैं, है ना। फारसी का ज्ञान इनके पास बहुत ही ज़्यादा था, जिसके वजह से जहांगीर प्रभावित होकर के 400 मनसद दिया, और साथ ही साथ खान की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया, नवाजा, ठीक है। दूसरा जो जेम्स प्रथम ने भेजा, जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा जो राजदूत बना करके भेजा, उसका नाम था सर टॉमस रो, है ना, उसका नाम था सर टॉमस रो नाम था इसका, सर टॉमस रो, है ना, सर टॉमस रो नाम था इसका, है ना, सर टॉमस रो नाम रहता है। और यह 1615 में, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 1615 में ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचता है ना, यह भी जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और सर टॉमस रो जो है जॉर्ज प्रथम के राजदूत हैं, जॉर्ज प्रथम के राजदूत ये हैं। और यह दूसरा यात्री है, सर टॉमस रो जो है यह दूसरा यात्री है, दूसरा अंग्रेजी यात्री हो जाता है ना। जहांगीर के दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने संपूर्ण क्षेत्रों में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त उन्होंने मांगी जहांगीर से, और जहांगीर ने इसकी इजाज़त भी दे डाली। और उन्होंने 3,000 वार्षिक जो था कर पर उन्होंने फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो था सूरत में स्थापित किया। सबसे पहला अंग्रेजी सरकार ने सूरत में, है ना, सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया, सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया सबसे पहला, है ना। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला सूरत में उन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और दूसरा जो फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित किया। दूसरा जो था सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है मसूली, है ना, मसूलीपट्टनम में उन्होंने दूसरी कारखाना का स्थापना किया। और दक्षिण भारत का यह पहला कारखाना होता है, दक्षिण भारत का यह पहला कारखाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
उसके बाद 1639 ईस्वी में, है ना, चंद्रगिरी से मद्रास को खरीद करके, ठीक है, कब, तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी को, है ना, चंद्रगिरी को किससे खरीदा, मद्रास से खरीद करके उन्होंने इस मद्रास की घेराबंदी करवा दी, ठीक है, इस मद्रास की घेराबंदी करवा दी और यहीं पे सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना कर दिया। यहीं पे सेंट, है ना, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना उन्होंने यहीं पे कर दी, जिसका संस्थापक जो है, जिसके संस्थापक फ्रांसिस डे को बनाया गया, है ना, डे को माना जाता है, फ्रांसिस डे इसके संस्थापक हो जाते हैं, है ना, इसके जो संस्थापक है वो फ्रांसिस डे है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्रांसिस डे हो जाते हैं इसके संस्थापक, है ना, फ्रांसिस डे हो जाते हैं इसके संस्थापक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटेन के राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, है ना, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, है ना, राजकुमारी कैथरीन से हो गया। और ये कैथरीन जो थी पुर्तगाली राजकुमारी थी, और पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के होने की वजह से इनको बम्बई दहेज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। क्या बम्बई जो है दहेज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे बम्बई, है ना, बम्बई क्या होता है, बम्बई दहेज स्वरूप इनको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बम्बई जो है दूसरा प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का बन जाता है। और इस बम्बई की जो यानी कि दूसरा जो बम्बई का जो प्रेसिडेंसी का स्थापना किया उसका नाम है गेराल्ड अंगियार, है ना, गेराल्ड अंगियार नाम रहता है, ठीक है, गेराल्ड अंगियार नाम रहता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1698 में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1698 में जॉब चारनाक ने, है ना, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब चारनाक ने, है ना, जब चारनाक ने मुगल बादशाह, कब, 1698 में जब चारनाक ने मुगल बादशाह अजीम उस शान, ठीक है, अजीम उस शान से, यहाँ पे देख लेते हैं, अजीम उस शान से क्या ले लिया, कोलिकत्ता ले लिया, सूतानाती ले लिया, ठीक है, सूतानाती ले लिया, गोविंदपुर नामक, है ना, गोविंदपुर नामक गांव को खरीद करके इन लोगों ने कलकत्ता की स्थापना की। और इसी कलकत्ता का जो संस्थापक है जिसको हम लोग जॉब चारनाक बोलते हैं, यही इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इस तरीके से कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा प्रेसिडेंसी हो जाता है ना। इस तरीके से जो कलकत्ता है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, तीसरा प्रेसिडेंसी हो जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा समझ में अब आएगा। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप से ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, है ना, बेच सकती थी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थी। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारी कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां एक जैसी चीजें जैसे बारीकी सूत कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी। यूरोप में सूती कपड़ों का ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं होता था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने से ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे।
पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए ज़रूरी था। क्योंकि ठंडा प्रदेशों में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा लोग मीट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ शराब का सेवन करते हैं। वहाँ जीने के लिए वैसा वातावरण ही है और उस वातावरण में ऐसा खान पान रखना ज़रूरी होता है। और मांस को बेहतरीन और स्वादिष्ट बनाने के लिए लोगों को ज़रूरी था कि भारत के मसालों पे ज़्यादा उनका एकाधिकार हो। और यही चीज़ें यूरोपीय कंपनियां चाहती थी। यहाँ तक कि हम लोग पुर्तगालियों के बारे में भी पढ़ेंगे तो पुर्तगालियों ने इस काली मिर्च को बेच करके अपने 60 गुना लाभ भी कमाई थी और जिसकी चर्चा उन्होंने पूरे यूरोप में हो गया, जिसके वजह से सारी कंपनियां ललायची हुई आंखों से वो भारत के तरफ में मूव कर रहे थे। जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे, है ना। इन्हें भी जाने वाणिज्यवाद क्या होता है। तो देखिए, वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ आती हैं। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है ना। क्या होता है? विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। अब जरा सोच के देखिए, भारत को हम लोग सोने का चिड़िया ज़रूर कहते थे, लेकिन भारत के पास अपना सोना भी नहीं था। हमारे पास सूती वस्त्र थे, हमारे पास मलमल थे, हमारे पास काली मिर्च थी, हमारे पास मसाले थे, लेकिन मैंने इन सारे चीज़ों से कीमती वस्तुओं को अपने घर में इसका भंडारण बना लिया। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि मलमल की जो दीवानी यूनान की जो महिलाएं थी, जो यूरोप की महिलाएं थी, यूनान में जिस तरीके से मलमल कपड़ों का जिस तरीके से दीवानी और आशिकी देखा गया, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। और यही वजह था कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में यूरोपीय कंपनी और बाद में यूरोप के सारे लोग विद्वानों ने भी इस बात पे ध्यान दिया, तो उन्हें पता चला कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका था और सबसे ज़्यादा हानि किसका था। उस समय की बात थी जब प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें व्यापार का जो हित था वो सबसे ज़्यादा हित या झुकाव कहे तो भारत के पक्ष में था। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका बदला लेने को तैयार है ना। तो इसी कारण ये हुआ। आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि इस नील का इस्तेमाल, है ना, कहता है इस नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था, है ना। नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। जहां आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में लोगों से किसानी ज़बरदस्ती करवाने लगती है तो अनिवार्य रूप से यह नील की खेती भी करवाती है। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी चंपारण पहुँचते हैं तो चंपारण में जो सत्याग्रह होता है, तीन-कट्ठिया पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे 1 बीघा में यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य बनाई जाती है। और इनके कानूनों में ऐसा होता है ना, जिसके वजह से यहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। नील की खेती जिस ज़मीन पे होती है वो ज़मीन जो उपजाऊ हुआ करते थे वो अनउपजाऊ हो जाती है और किसानों को उस तरीके से लाभ भी प्राप्त नहीं होते थे, जिसके वजह से हमेशा इनके जीवन में समस्या ही समस्या रहता था। कपड़ा रंगने के लिए होता था, सोरा बारूद बनाने के काम आता था। सोरा जैसे आप देखते हैं चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, ये सारे क्षेत्रों में, है ना, सारण वगैरह के क्षेत्रों में सोरा की प्राप्ति होती है और इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। यूरोप में इन सभी चीज़ों का क्या था? अभाव था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। कच्चे पदार्थ भारत में इतने ज़्यादा थे क्योंकि ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, अगर हम लोग लंदन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मशीनों को कच्चे पदार्थों के लिए। कच्चे जो रॉ मटेरियल थे उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे भारत में ही थे। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया, जैसे रेलवे का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ों का विकास होने लगा। और ये सारा का सारा विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी, नहीं कि भारत के लोगों के लिए कर रही थी। और यही देखते हैं, इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदती थी। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी।
इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वह भी काफ़ी अच्छे दामों पर। जब आप यहाँ पे आए देखिएगा, 1600 के लमसम की बात थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से काम जब नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग बहुत ही ज़्यादा शीर्ष पर था। यहाँ पे हथकरघा जो उद्योग था वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था भारत में, और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी थी क्योंकि हाथ से बना, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका बाज़ार भी था जो फल फूल रहा था। खास करके ब्रिटिश अगर हम लोग बात करें तो उस समय राजा महाराजों के लिए भी बनाई जाती थी। भारत में सारे लोग इसके यानी कि हस्तकरघा उद्योग के द्वारा हाथ से बनाए गए सामानों का बिक्री भी सबसे ज़्यादा होता था, जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मशीन के माध्यम से इसी वस्तुओं का निर्माण किया और इसी के बाज़ार में ला करके बेचा, और सबसे ज़्यादा वो क्या हो गया, वो छा गया, जिसकी वजह से हमारे भारत में हस्तकरघा उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, धीरे धीरे क्या होगा, पतन हो गया। तो यही कहता कि बिक जाया करता था। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था, जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था, है ना। साथ ही अगर चलिए यहाँ देखते हैं, साथ ही अगर एक मिनट, मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था, जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं यूरोप के बाज़ार में लेकर जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाज़ार में कम हो जाती थी। इसीलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बेदारा का युद्ध भी आप देखते होंगे, है ना, वन डिवास का युद्ध भी देखे होंगे, जिसमें फ्रांसिस और डच को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छत्र राज्य का स्थापना कर लिया। कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करती है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि इन व्यापारियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष थे, है ना। क्या थे, ज़्यादा दक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी जो संघर्ष है, ये हम लोग देखते हैं। कहता है कि अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष क्या है, तो 18वीं सदी के आसपास तक, आरंभ तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए थे। ठीक है। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमज़ोर हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे, बल्कि हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा इन कंपनियों ने उठाया और इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की, तथा उस राज्य में व्यापार के अधिकार के बदले में वे इन सैनिकों को सैनिक मदद देने का वादा भी करते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, होगलीपट्टना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्राय इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मद्रास में। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत की इन दोनों कंपनियों के बीच
संघर्ष की शुरुआत हुई। और यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ना, यह कहाँ से हुआ था? तो कर्नाटक से हुआ था। कर्नाटक से हुआ था। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। और सन 1740 के आसपास जो है, आसपास यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आसपास जो है कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए, तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती है। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों का एक बड़ा झटका लगा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और बंगाल। यहाँ से प्रश्न बनता है ना, अंग्रेज और बंगाल से आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो जब भारत में, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो चीज़ जहाँ पे खोजा, हालांकि अगर सबसे पहले अगर हम लोग डुप्ले की बात करें तो डुप्ले अगर ज़्यादा दिनों तक रहता तो सफल हो जाता, लेकिन उस सफलता बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है बंगाल में, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो उसका प्रतिस्पर्धा जो है अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ बढ़ जाता है। इसका खामियाजा हम लोग देखेंगे। जैसे डच को हराता है, फ्रांसिस को हराने के बाद यह एक छत्र राज्य स्थापित कर लेता है। इसमें इसका फ़ायदा इसलिए मिल जाता है क्योंकि उस समय मुग़ल जो सत्ता थी, मुग़ल साम्राज्य, जैसे 1707 में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे उस गद्दी पे बैठने वाला हर सम्राट कमज़ोर होता है, हर सम्राट जो है अयोग्य होता है और कहीं ना कहीं वह गृह युद्ध में फंसा हुआ रहता है, अपने कह सकते हैं कि जो लग्जरियस लाइफ है उसी में फंसा रहता है, जिसके वजह से जिस मुग़ल साम्राज्य की शक्ति की पराकाष्ठा पूरी दुनिया में मतलब ये बखान हुआ करता था, वो धीरे धीरे यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है, जिसका फ़ायदा यूरोपीय कंपनियों को मिलता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि सब आपस में क्या होते हैं, लड़ाई में लगे रहते हैं, झगड़े में लगे रहते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है, मजबूत बना लेता है। और इस तरीके से आने वाले समय में भारतीय राजनीति में इनका जो प्रवेश होने लगता है धीरे धीरे, ताकि इनका व्यापार जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। और इसी लाभ की उद्देश्य से ही वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और भारतीय राजनीति में सिर्फ इनका मकसद होता है अपने अधिक से अधिक लाभ कमाना। और एक समय ऐसा आता है कि भारतीय राजनीति में इनका प्रभुत्व हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ कर के जब भारत की सत्ता इनके हाथों में आती है तब वहाँ से इनका सबसे ज़्यादा लाभ होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अंग्रेज और बंगाल। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।